हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने सेमेस्टर प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है, यूनिट है आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, उसके विषय में बात करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। जैसे पहले हमने पढ़ा है कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है। तो सर्वप्रथम तत्व जो थे बहुत कम थे, तो उनको पृथक कर करके अध्ययन करना संभव था, किंतु बढ़ती हुई संख्या के कारण आगे धीरे धीरे कठिन होता गया। इसलिए हमें उनका वर्गीकरण करना बहुत आवश्यक हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों करते हैं। तो कुछ वर्गीकरण किसी प्रकार से किए, जैसे धातु धातु वर्गीकरण, डॉबेराइनर और न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, इन के आधार पर हमने तत्वों का वर्गीकरण किया था। तो पहला धातु तथा धातु में वर्गीकरण। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं, धातु तथा धातु में वर्गीकरण जो किसने किया था, तो वर्जीलियस ने किया था। इन्होंने बताया था कि लेकिन कि हम कुछ जो एलिमेंट्स उनको धातु के रूप में लिखें, कुछ एलिमेंट जो बचे थे उन्हें अधातु कहा था। लेकिन बाद में ऐसे भी तत्व जो न धातु थे न अधातु थे, ठीक है, जिन्हें उपधातु कहा जाता था। तो अर्थात अंत में ये जो वर्गीकरण है यह अमान्य हो गया या फिर इनवैलिड हो गया। अगला है डॉबेराइनर का त्रिक समूह। वैज्ञानिक डॉबेराइनर ने भी बताया था कि अगर हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखें, तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, तो उनका एक त्रिक बनाया जा सकता है। प्रथम और तृतीय जो तत्व का परमाणु भारों का जो औसत होता है, बीच वाले परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर होता है, किंतु यह सफल हो गया। अब समझें क्या कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इन्होंने कहा था कि अगर बढ़ते हुए परमाणु भार, जैसे एग्जाम्पल क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन का लिया गया, तो अगर इनका बढ़ते परमाणु क्रमांक के रूप में लिखें तो पहले और तीसरे का जो अंतर होगा, हमारे पहले और तीसरे जो परमाणु भार उनके योग का अंतर, जिसका जैसे 35 होता है और इसका 127 होता है, इनका अगर औसत लें तो अप्रॉक्स में 144/2, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72। तो ये अप्रॉक्स में हल्का सा उनके बराबर आ जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसमें बीच में लिखा होता था एलिमेंट, उसके परमाणु भार के बराबर आ जाता था। लेकिन ये क्या हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने बताया लेकिन ये गलत था, इसलिए इसे भी अमान्य घोषित कर दिया गया, अमान्य, इनवैलिड। थोड़ा सा नॉलेज लेते रहे इनके विषय में भी। अगला है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। इन्होंने बताया था कि जो संगीत के स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो उसके आधार पर इन्होंने कुछ तत्वों को लिखा और जिन्हें एक क्रमबद्ध बनाया। तो हम देख सकते हैं इस नियम के अनुसार ये तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित समय बाद तत्वों की गुणों की पुनरावृत्ति होती है, जिसे आवृत्ता कहते हैं। और संगीत के स्वर जो जैसे संगीत का 7वां स्वर 8वें स्वर के समान होता है। मतलब समझें आप लोग, संगीत का प्रथम स्वर 8वें स्वर के समान होता है, इसका मतलब समझें। इन्होंने ये बताया था कि जो संगीत के स्वर होते हैं, सारे गाँव पा धा नी सा, इसके आधार पर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनको लिखा। तो उन्होंने कहा था कि इस जब 8 स्वर पूरे हो जाते हैं टोटल, इन्होंने बताया जब 7 स्वर हो जाएंगे, फिर जब 8वां स्वर फिर से लगेगा, यानी कि स्टार्टिंग वाला, तो रिपीटेड इनमें क्या होता है, इनके गुणों में आवर्तिता होती है, मतलब जो गुण इसका होगा कुछ इसका होगा, इन्होंने बताया था। तो ये भी नियम बाद में गलत घोषित हो गया। अगला है मेंडलीव का मूल आवर्त नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को करना चाहिए। मेंडलीव का मूल आवर्त नियम, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने तत्वों को क्या किया था, उनकी बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के इन्होंने जो तत्वों को बढ़ती हुई संख्या को देखकर ये डिसाइड किया कि उन्हें एक निश्चित क्रम में लिखेंगे, ठीक है। और इन्होंने कैसे उसे लिखा था, इन्होंने तत्वों को क्या किया, उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया था। इन्होंने क्या किया, उन तत्वों को जो परमाणु भार होते हैं, तत्वों के परमाणु भार बताया, इनका एक नियम था। इन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने उसके परमाणु भार के क्रम में इन्होंने व्यवस्थित किया था, जिसे मेंडलीव का मूल आवर्त नियम भी कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ये लिखा हुआ है नियम, आप देख सकते हैं, वही मैंने लिख रखा है यहाँ पे। जो इनका नियम आया, ये हालांकि बाद में थोड़ा गलत घोषित हो गया, लेकिन इसी के आधार पे हम लोग की क्या है, आवर्त सारणी इस समय में है। तो इन्होंने कुछ और बातें बताई थी। इन्होंने निष्कर्ष बताया कि जो हमारे तत्व होंगे, ठीक है, परमाणु भार जो है तत्व का मूल लक्षण होता है। तो
और दूसरा बताया तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अगर हम व्यवस्थित करें तो तत्वों में एक समय के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। मतलब क्या होगा, उनके गुण रिपीट होंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्तिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्तिता। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं। मतलब अगर हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित कर दें तो उनके गुणों में क्या होती है, एक बार क्या होती है, रिपीटिबिलिटी, आवर्तिता होती है। ठीक है, आवर्तता मतलब फिर से रिपीट होते हैं। ठीक है, और इस गुण को क्या बोलते हैं, आवर्तिता। ठीक। दूसरी बात है, इसी प्रकार मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का प्रतिपादन हुआ। इसी प्रकार इसी रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहते हैं, तत्वों को व्यवस्थित किया परमाणु भार के बढ़ते क्रम में और एक मूल आवर्त सारणी बनाई। ठीक है, बाद में थोड़ी सी इशू ये हुई कि समस्थानिक समभारी को जब खोज हुई उनकी तो उनको स्थान नहीं मिल पाया इनकी आवर्त सारणी में, इसलिए जो है इनकी जो आवर्त सारणी है वो रिजेक्ट कर दी गई। फिर है मेंडलीव आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम ये हम लोग आपसे कल डिस्कस करेंगे, और जितना आपको पढ़ा है इसमें से बहुत महत्वपूर्ण जो है वो है आपका मेंडलीव का मूल आवर्त नियम। इसके विषय में बहुत अच्छे से जानें क्योंकि ये आ सकता है आपके पेपर में। बाकी जो लिखे हुए हैं उससे ऊपर इनको भी थोड़ा सा मेंशन जरूर कर लें, समझ जाएं। थैंक यू।